नमस्कार। कविशाला के साथ जुड़ कर के यहाँ पर मैं बहुत मुझे खुशी है कि आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया और इतने सारे लिटरेरी पर्सन, इतने सारे कवियों के साथ और पोटेंशियल कवियों के साथ मिलने का मुझे हर्ष है। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट दिवस है भारत के इतिहास में। आज हमारे 11वें राष्ट्रपति और मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम 27 जुलाई 2015 को उनका देहांत हुआ था और वो मॉर्टल फॉर्म से इमॉर्टल आइडिया के रूप में एक इमॉर्टल आइडिया के रूप में हमारे साथ हमेशा जुड़े हैं। तो इस ग्रीफ के पल में भी हमें एक दृढ़ता और एक दृढ़ निश्चय को ढूंढना है। यही डॉक्टर कलाम चाहते, यही डॉक्टर कलाम खुद करते, क्योंकि असफलता और ग्रीफ के बीच में भी किस प्रकार से हमें कुछ इंस्पिरेशन निकालना है, ये उनसे सीखना आवश्यक है। मुझे कविशाला के जो अ, इनके जो लीडर्स हैं, उन्होंने मुझे ये बोला कि आप सब लोग ये जानना चाहते हैं कि डॉक्टर कलाम किस प्रकार से एक लेखक थे, उनका कैसे उनका थॉट प्रोसेस चलता था और वो कवि कैसे थे। सवाल काफी बड़ा है, विराट है, क्योंकि डॉक्टर कलाम एक बहुत ही विराट पर्सनालिटी, वो एक बड़ी पर्सनालिटी है जिनको लोग गागर में सागर भरने वाली बात है। उनके उनके विचारधारा को या उनके जो प्रोसेस था थिंकिंग का, उसको मैं आप तक कैसे लाऊं, लेकिन कोशिश करते हैं। 2009 में मैंने डॉक्टर कलाम के साथ काम करना शुरू किया फुल टाइम और 2011 में हमने अपनी पहली किताब लिखी जिसका नाम था टारगेट 3 बिलियन। 3 बिलियन यानी कि दुनिया की आधी आबादी जो है, जो गरीबी रेखा से नीचे भी रहती है, जो दुनिया की आधी आबादी महिलाएं हैं और दुनिया की आधी आबादी युवा है और दुनिया की आधी आबादी वो लोग हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं। तो उन लोगों को हम किस प्रकार से क्या सुविधाएं दे सकते हैं, किस प्रकार से हम उनको मेन स्ट्रीम में लाएं, इसके ऊपर वो किताब थी। और उस किताब से ही निकाल करके मैं कुछ आपको अंश देने की कोशिश करता हूं कि मुझे क्या लगा कि डॉक्टर कलाम किस प्रकार के व्यक्तित्व थे। डॉक्टर कलाम जब कोई भी किताब लिखना शुरू करते थे तो उससे पहले सबसे पहला जो उनका वो होता था कि अध्ययन किया जाए। और इसीलिए डॉक्टर कलाम की जो लाइब्रेरी थी वो उनका सबसे ऐसी धरोहर थी जिसके बारे में वो काफी प्रोटेक्टिव भी थे और काफी किताबों को लेकर के वो थोड़े पॉजेसिव भी थे कि मेरी किताब जो है अगर पढ़ो तो वापस रख दो। कोई किताब अगर उनकी खो जाए या ना मिले कुछ भी दिन, तो वो एक चीज थी जिससे वो परेशान हो सकते थे, क्योंकि वो ढूंढेंगे वो किताब कहाँ चली गई, किताब कहाँ चली गई। और इसलिए क्योंकि किताब वो सिर्फ पढ़ते नहीं थे, वो किताब को एकदम निचोड़ देते थे। उनकी कोई भी अगर आप किताब उठाएंगे तो उसमें आपको नोट्स मिलेंगे पूरे भर में। जो खाली पन्ने होते हैं ना शुरू के, उसमें उन्होंने पूरे में नोट्स लिख रखे होते थे। तो वो कहते थे कि किताब से मैंने कॉन्वर्सेशन करी है और मैंने अगर कॉन्वर्सेशन करी है तो मैं उसको खोना नहीं चाहता, उस कॉन्वर्सेशन को नहीं खोना। मुझे वही किताब चाहिए जो मेरी है। और इसलिए जो है उनकी सारी किताबों को वो बिल्कुल ढंग से रखते थे। हजारों किताबें थी, उसके बाद भी वो पूरा हिसाब रखते थे। तो पहला प्रोसेस उनका ये होता था कि हम ज्यादा से ज्यादा किताबों को पढ़ें कैसे, क्योंकि अगर किताब आप पढ़ेंगे नहीं तो आप लिखेंगे कैसे। तो डॉक्टर कलाम अगर एक पन्ना लिखना है तो शायद उसके लिए वो आधी किताब पढ़ेंगे। और इस तर्ज पे वो अध्ययन करते थे, उनकी रिसर्च इतनी स्ट्रांग थी। अब दैट बीइंग सेड, उनका एक और जो हमेशा सवाल पूछते थे कि अगर कोई भी, मैं उनको लिख करके सामान दे देता था कि भाई आपने ये 2 पेज हैं सर या 4 पेज हैं, तो हमेशा बोलेंगे कि इसको आप रीडर के एंगल से सोचो। क्या हम रीडर को कोई वैल्यू ऐड कर रहे हैं? इज इट सम वैल्यू भी ऐड है, या हम ऐसे ही बोल रहे हैं? क्या हम कोई वैल्यू ऐड कर भी पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं? तो इसलिए जो है डॉक्टर कलाम हमेशा पूछते थे कि जो भी एक भी शब्द या एक भी लाइन लिख रहे हो आप, तो उसको जो लाइन पढ़ने के लिए 10 सेकंड लगेगा किसी को, तो उस रीडर ने आपको 10 सेकंड का समय दिया। और 10 सेकंड के समय के कई खंड, क्योंकि कई रीडर्स हैं, आपके लाखों रीडर्स हो सकते हैं, तो वो लाखों रीडर आपको 10 सेकंड के वो अंश दे रहे हैं एक सेंटेंस पढ़ने के लिए जो आप लिख रहे हैं। तो क्या आपका जो जो आपने लिखा है, क्या वो जस्टिफाई करता है इस बात को कि वो आपको 10 सेकंड दे? क्या आपने मेहनत करी कि कुछ उसको वैल्यू ऐड हो रही है? कंपैशनेट राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और मतलब ये है कि आपको रीडर के प्रति कंपैशन रखना है, आपको पन्ने नहीं भरने हैं, आपको सिर्फ कुछ भी नहीं लिख देना है। अगर उसको समझ में नहीं आ रहा है, आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपने रिडंडेंट चीजें लिखी हैं, एक चीज बार बार लिख रहे हैं, तो आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप कुछ उसको वैल्यू ऐड नहीं दे पा रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी है। यानी जब आप किताब लिख रहे हैं तो आप एक कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं रीडर से, और जिस प्रकार से कॉन्वर्सेशन में आप बेकार की बातें नहीं कहेंगे,
क्योंकि अगर आप दूसरे का टाइम बर्बाद करेंगे और अपना भी करेंगे, उसी प्रकार से आप लेखन में भी ऐसा काम नहीं करेंगे। दूसरा एक उनका हमेशा एक प्रिंसिपल था कि अगर हम किसी चीज को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो क्या हम उसका ऑल्टरनेटिव भी सोच रहे हैं? क्या हम सोच रहे हैं कि जिस व्यक्ति को हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं, या जिस चीज को हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जिस कॉन्सेप्ट को या जिस थ्योरी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, क्या उसका ऑल्टरनेटिव है भी? क्या एक बेहतर एक्शन हो भी सकता था, या हम सिर्फ क्रिटिसाइज करने के लिए क्रिटिसाइज कर रहे हैं? तो उनका हमेशा ये रहता था कि अगर कोई भी नेगेटिव चीज लिखी जा रही है किसी के बारे में या किसी चीज के बारे में, चाहे इतिहास के बारे में, तो उसको 4 बार सोचा जाए। बिकॉज जब आप किसी को क्रिटिसाइज करते हैं अपनी राइटिंग में या अपनी स्पीच में भी, तो आपके पास एक कर्ज है उस व्यक्ति का, कि आपको जब भी कुछ ऐसी चीज मिलेगी उस व्यक्ति के बारे में जो आपके क्रिटिसिज्म को इनवैलिडेट करेगी, तो आपको जिम्मेदारी लेनी होगी और आपको ढूंढते रहना होगा कहीं मेरा क्रिटिसिज्म गलत तो नहीं है। इसलिए क्रिटिसिज्म करना आसान हमें लगता है, किसी चीज में भी गलती निकालना बहुत ईजी है, लेकिन क्रिटिसिज्म की जिम्मेदारी लेने वाले लोग बहुत कम हैं। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समथिंग विच डॉक्टर कलाम ऑफन टॉक्ड अबाउट। अगर हम उनकी पोएट्री की स्टाइल की बात करें कि वो लिखन कैसा करते थे, उनका लिखने का स्टाइल क्या था, तो जो उनके लिखने का स्टाइल था वो ये ऐसा था कि पोएट्री में वो नेचर से बहुत इंस्पायर्ड थे। वो हमेशा रोज 3 बजे 3 PM पर रोज अपने गार्डन का, अपने घर का चक्कर लगाते थे, जिसकी तरफ गार्डन था, पेड़ थे, 110 साल पुराना एक पेड़ था जिसमें पीकॉक्स थे और पक्षी थे, गिलहरियां थी, मधुमक्खी का छत्ता था। और वो इन सारी चीजों से इंस्पिरेशन लेते थे। उनका मानना था कि नेचर इज द बिगेस्ट टीचर, नेचर से बड़ा कोई टीचर नहीं है। तो अगर नेचर से बड़ा कोई टीचर नहीं है, तो वो नेचर से इंस्पायर हम कैसे हों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सीखना। और कभी कभी मैं ऐसा करता था कि जैसे मैं मोबाइल पे लगा रहता था और गाड़ी चल रही है या कहीं भी हम जा रहे हैं, तो कहते थे बाहर देखो, बाहर खिड़की, डोंट लुक एट दिस विंडो, जो मोबाइल पे विंडो है, बट लुक एट द विंडो आउटसाइड। द नेचर नेचर विल टीच यू सो मेनी न्यू थिंग्स। और जितना हम प्रकृति से कट जाते हैं, हमें पता है कि कोरोना वायरस पैंडेमिक है और उस वजह से हम नेचर से और भी ज्यादा कट गए हैं, हालांकि नेचर काफी सुधर गया है। लेकिन अगर हम नेचर से इंस्पायर कर पाए, तो बेस्ट पोएट्री, बेस्ट राइटिंग, बेस्ट ख्याल और खुशी अब तक आएगी। और इसलिए जब भी वो 3 बजे जाते थे अपनी यात्रा पर, अपने जो सैर करते थे आधे घंटे की, तो वो हमेशा ढूंढते थे कि कौन सी नेचर की चीजें हैं जो उसको उनको इंस्पायर कर रही हैं। तो वो ढूंढना बहुत आवश्यक है। उनकी फेवरेट पोइट्रीज अगर आप देखिए, तो इट्स अबाउट अ ट्री, इट्स अबाउट अ लाइफ गिविंग ट्री, है ना, इसको वो लाइफ ट्री बोलते थे। और वो अर्जुना नाम का उनका पेड़ था, पेड़ को नाम देते थे और उसके ऊपर कविताएं लिखते थे। पशुओं पर, पक्षियों पर, इन सब चीजों पे लिखते थे और राष्ट्र पे लिखते थे, क्योंकि राष्ट्र वो समथिंग वेरी क्लोज, ही वाज, सही मायनों में वो एक संकीर्ण राष्ट्रवाद नहीं था उनका। उनका राष्ट्रवाद बहुत एक्सपेंसिव था। ही वाज अ वेरी एक्सपेंसिव राष्ट्रवाद। उनका नेशनलिज्म एक ऑल एनकम्पासिंग था, बट ही वाज अ नेशनलिस्ट, ही वाज अ पेट्रियट इन अ वेरी वाइड सेंस, नॉट इन अ नैरो सेंस। और वो पेट्रियोटिज्म उनके लिए इमोशनली बहुत स्ट्रांग फोर्स था। और इसलिए वो पेट्रियोटिज्म और देश के ऊपर, देश के जवानों के ऊपर, देश की टेक्नोलॉजी के ऊपर, उसकी तरक्की के ऊपर बहुत कुछ लिखते थे। लोग सोचते हैं कि अगर आप विज्ञान में हैं तो आप आध्यात्म की ओर नहीं जा सकते। डॉक्टर कलाम ने जो किताबें लिखी हैं उसमें से कई किताबें आध्यात्मिक हैं। उन्होंने महास्वामी प्रमुख स्वामी महाराज पर एक किताब लिखी, उन्होंने एक जैन मुनि जी के साथ किताब लिखी, उन्होंने बीच में भी कई किताबों में स्पिरिचुअलिटी को साइंस के साथ जोड़ा। स्पिरिचुअलिटी गिव्स डायरेक्शन टू साइंस, साइंस स्पीड है और स्पिरिचुअलिटी डायरेक्शन है, दोनों इंपॉर्टेंट है। और इसलिए कलाम साहब को मैं हमेशा बोलता हूँ कि ही इज अ स्पिरिचुअल सेंट, ही इज अ साइंस हु वाज आल्सो हु वाज ही इज अ साइंटिस्ट हु वाज अ सेंट। और आप बोल सकते हैं ही वाज अ सेंटली साइंटिफिक पर्सन, जो भी आप जो भी एडजेक्टिव लगाइए, जहां भी लगाइए। लेकिन पॉइंट ये है कि डॉक्टर कलाम वाज अ सेंट एंड अ साइंटिस्ट। और जो लोग ऐसा सोचते हैं कि फेथ या spirituality cannot go along with science, I think he's a lesson for you guys, all of you. And a lot of his writing is about that. And that is because he not only thought from his head, he also thought from his heart. And that heart and compassionate heart is very important. So that is something which I suppose was very important for his writing. I wish all young budding authors and poets, my message to you, if I could encapsulate Dr. Kalam a bit, is a very simple fact. And that fact is that you need to
know it very clearly that all great writing emerges not just from the head, but also from the heart. If you get a writer's block, it's okay. Just leave it. Sleep over it. Tomorrow will be something new. होगा, आप एक पन्ना लिखेंगे, आपको लगेगा बेकार है, फिर से लिखते हैं, फिर से लिखते हैं। कभी कभी मोमेंटम बनाना जरूरी है। कभी कभी आप 5, 10, 20 पन्ने लिख जाओ, फिर आपको लगेगा वो पहला पन्ना इतना बेकार भी नहीं था, और अगर बेकार था भी तो मैं इसको कुछ सही कर सकता हूँ। यू कैन डू दैट। दैट इज समथिंग विच यू कैन डू एज वेल। So you have to be obviously planned. You have to be compassionate. You have to inspire yourself from nature. Let that inspiration flow in. And at some point, you have to be bold enough to just express it and believe in yourself. तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। आपकी बिलीफ क्या है, आपकी डिजायर क्या है, आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है। इन तीनों चीजों का बैलेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार यंग लोगों को मैं देखता हूँ ये बैलेंस खो जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उस बैलेंस को रखें। तो अगर आप ये सब चीजें रखेंगे, यू विल बी अ वंडरफुल ऑथर। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर। कविशाला के सभी संचालकों को मैं बधाइयां देता हूँ कि इतना बढ़िया आप चैनल चला रहे हैं, और इतने सारे लोगों को कनेक्ट कर रहे हैं, और आपके काम की मैं सराहना करता हूँ, और आगे भी हम जुड़े रहेंगे। धन्यवाद।